7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 25 और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर 3 का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर भी लास्ट होगा। कंसेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चन डिस्कस होने से रह गए थे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, वन बाय वन उनको आंसर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? टेक्निकल डायरेक्टर वाला 29। हमने एक कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि किसी भी पोजीशन के नाम के साथ लफ्ज डायरेक्टर आ जाने से वो डायरेक्टर नहीं बन जाता। डायरेक्टर वो बंदा होगा जिसको मेंबर्स ने अपॉइंट किया होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में उसने वर्ड यूज किया है टेक्निकल डायरेक्टर। ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन के नाम के साथ उसने यूज किया है। तो सिर्फ अगर इतनी इंफॉर्मेशन आप मुझे देना तो मैं कहूंगा ये डायरेक्टर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन में वो फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, इससे वो इंप्लाइडली ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा डायरेक्टर भी है। देखिए, अगर कोई पर्सन ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर की पोजीशन पे इन्वॉल्व है, उसके ऊपर अपॉइंट किया गया है और साथ ही साथ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी बैठता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये बंदा डायरेक्टर नहीं है? नहीं। हालांकि नाम के साथ लफ्ज आ जाने से डायरेक्टर नहीं बनता। तो अगर वो एचआर डायरेक्टर है तो सिर्फ एचआर डायरेक्टर होने की वजह से डायरेक्टर नहीं बना। लेकिन अगर उसको मेंबर्स ने अपॉइंट कर लिया है और वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो फिर वो डायरेक्टर भी है। ठीक है, पोजीशन के साथ लफ्ज डायरेक्टर आ जाने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। अगर उसको मेंबर्स अपॉइंट कर देते हैं उस पर्सन को तो वो डायरेक्टर बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है 28 का पार्ट बी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके सोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं पार्ट बी के, उनमें उसने आगे चल के दूसरी लाइन में लिखा है द आंसर इज सिंपल और आगे आंसर दिया, इसको काट दीजिए। द आंसर इज सिंपल, इसको क्यों काट दीजिए? क्योंकि ये जो उसने आंसर दिया हुआ है ना, अव्वल तो उसे कमेंट्स में आंसर देना नहीं चाहिए था, लेकिन जो उसने आंसर दिया हुआ ना ये पुराना है। ये कंपनीज एक्ट 2017 आने से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का आंसर है, जो कि हमने चेंज कर दिया हुआ है। उसके साथ ही हमें एग्जामिनर कमेंट्स को भी चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें मेरी नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं कर सका। आपने द आंसर इज सिंपल की आगे वाली लाइन को काट देना है। यानी जिसमें आर्टिकल्स की बात करा, स्पेशलाइजेशन की बात करा, ये पुरानी रिक्वायरमेंट थी, अब नहीं है ये। अब क्या रिक्वायरमेंट है कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं हो सकती, लेकिन फिर क्या हो सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस है गोइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 90 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल हो, और जैसे ही वो रिटर्न होगा वो वापस अपनी सीट पे आ जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? दो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन एक और स्टूडेंट ने पूछा कि क्या अगर डायरेक्टर्स की तादाद, एक दफा डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, उनकी तादाद को, डायरेक्टर की तादाद चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर के कंसेप्ट में उसने एक जगह पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करेंगे कौन करेंगे? सब्सक्राइबर्स करेंगे। और वो उन डायरेक्टर्स के नाम और लिस्ट किसको जमा करवाते हैं? कमीशन को, नहीं रजिस्ट्रार को, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक जगह पे उसने लिखा है कि क्या इन फर्स्ट डायरेक्टर्स की तादाद को इंक्रीज किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है, देखा, किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे। स्टूडेंट का सवाल ये है कि सर जब, अच्छा इसमें नोट करें, जनरल मीटिंग लिखा हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग लिखा हुआ है। जनरल मीटिंग में और एनुअल जनरल मीटिंग में फर्क पता है आपको? नहीं पता। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग को, हर किस्म की। इसकी 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। क्वेश्चन स्टूडेंट का बड़ा टेक्निकल है। उसने कहा सर फर्स्ट डायरेक्टर पॉइंट हुए, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मेंबर्स करेंगे, ये भी बात समझ में आती है, क्योंकि ये हमने यही कंसेप्ट, मिलता जुलता कंसेप्ट हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के केस में भी पढ़ा है कि डायरेक्टर्स 35 दिन पहले नंबर डिसाइड करते हैं, मेंबर्स अगर चाहें तो इस नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस मीटिंग में से पहले जिसमें इलेक्शन होना है। तो ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं मेंबर्स, ये पता है हमें। लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर वाला जो केस है, जो कंसेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें उसने लिखा है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन करेंगे मेंबर जनरल मीटिंग में। तो जब जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे तो वो तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर नहीं हो जाएंगे, वो फर्स्ट डायरेक्टर तो नहीं रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर तो नहीं रहेंगे, वो तो सब्सिक्वेंट, तो फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर वाला रूल लगना चाहिए, वो तो फर्स्ट डायरेक्टर में डिस्कस ही होना चाहिए। याद रखें, ये जो जिस जनरल मीटिंग की बात कर रहा है ना इस वाले केस में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहा है
कि फर्स्ट डायरेक्टर्स की तादाद, एक दफा सब्सक्राइबर ने फर्स्ट डायरेक्टर्स डिसाइड कर लिए 10 होंगे, क्या मेंबर्स इनकॉर्पोरेशन के बाद मेंबर्स इस तादाद को बढ़ा के 15 कर सकते हैं? क्या 15? यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जनरल मीटिंग के। तो वो जो क्या एजीएम, इस यहां पे जनरल मीटिंग से मुराद एजीएम है? नहीं नहीं नहीं, एजीएम में तो वैसे ही वो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे होंगे। इससे मुराद एजीएम से पहले कोई एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा ली जाए जो खास इसी मकसद के लिए हो कि डायरेक्टर की तादाद को इंक्रीज करना, उस सूरत में हो सकता है। क्लियर हो गया मेरे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। अब आज हमने 3 काम करने हैं। पहला काम, कल के जो पेंडिंग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करेंगे। दूसरा काम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट आज पढ़ेंगे। और तीसरा काम, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। शाबाश, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा आपने वादा किया था कि कल रिटर्न फॉर्म में केस स्टडीज को अटेम्प्ट करके लाएंगे, याद है वादा आपको? मुझे याद, सामने रखिए अपने। हमें नहीं याद, मैं इलाज करता हूं आपकी मेमोरी का। हमें नहीं याद। किधर है? कितने कितने क्वेश्चन किए हैं? अरे कितने क्वेश्चन किए हैं? किधर किए हैं? केस स्टडीज किधर किया भाई? क्यों 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 केस स्टडी किधर? केस स्टडी किधर है? क्यों नहीं किए? कल तो शोर में जाके कह रहे थे सर आज जाने दे, बस छुट्टी दे दे, मर गए हम, हमें जाने दे, घर जाके पूरी किताब लिख लेंगे हम, बस अभी जाने दे। क्या किधर असाइनमेंट किया? असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट की? ये कौन सी असाइनमेंट है? काउंटिंग नहीं, काउंटिंग नहीं है, लॉ की है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 तक कर लिए थे ना, 31 में आज कह रहा है रैपिड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। लाइट ऑफ कर दे जी। ये इधर, हाँ ये इधर से लाइट ऑफ कर, बस ठीक है, काफी है। क्या 31, रैपिड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आरसीएल इज ए लिस्टेड कंपनी, एडवाइज द बोर्ड, लिस्टेड को अंडरलाइन करें, फौरन करें लिस्टेड को अंडरलाइन, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरसीएल ऑन द फॉलोइंग मैटर्स इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कह रहा भाई एडवाइस करो, मशवरा दो। क्या मशवरा दो? ए रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल इतना ध्यान में रखिए क्योंकि डायरेक्टर होता है, ये भी एक डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कहा इंक्रीज इन रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 25,000 to 40,000 फॉर अटेंडिंग द बोर्ड एंड सब कमेटी मीटिंग्स एंड परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। उसने कहा बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने की और एक्स्ट्रा सर्विसेज की रिम्यूनरेशन क्या 25,000 है। हर मीटिंग में आते हैं आप 25,000 देते हो, नहीं 40,000 करो। तो क्या डायरेक्टर्स बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, आप लिखेंगे डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन चेंज हो सकती है लेकिन इन अकॉर्डेंस विद, ये कौन करेगा? ये मेंबर्स और डायरेक्टर्स, और दोनों जब कर रहे होंगे तो इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी करेंगे। ठीक है? ये इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है रिम्यूनरेशन फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स और दूसरा है एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। ठीक है? मीटिंग अटेंडिंग रूटीन नेचर का काम होता है, इसके लिए स्केल प्रोवाइड किए जाते हैं आर्टिकल्स में। और जो एक्स्ट्रा सर्विसेज वाला है ये नॉर्मली आर्टिकल्स में हो सकता है, इसके बारे में गाइडेंस ना हो। तो अगर आर्टिकल्स में गाइडेंस नहीं है तो मेंबर्स फैसला करेंगे, मेंबर्स भी नहीं करते तो डायरेक्टर करेंगे। और अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज की नेचर क्या होगी और कितने पैसे मिलेंगे, तो आर्टिकल्स में नॉर्मली आपको बताया था मैक्सिमम लिमिट बताई होती है, तो उससे नीचे कितनी अमाउंट होगी फाइनल, ये अप्रूवल कौन करते हैं? मेंबर्स। और अगर मेंबर्स ना करे तो डायरेक्टर्स। दोनों, हाँ ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। 2 नंबर है, आपको अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वरना अगर आपको याद होगा शायद एक क्वेश्चन में 4 नंबर थे, उसमें बोर्ड मीटिंग इंक्लूडिंग चेयरमैन वाली बात अलग कर दी हमने और एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात अलग कर दी। बी मिस्टर दाऊद हु इज ए डायरेक्टर वांट्स टू अपॉइंट हिज ब्रदर इन हिज प्लेस एज ही इज गोइंग अब्रॉड ऑन वेकेशन। कर सकता है कि नहीं? साइन नहीं कर सकता, लेकिन अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट हो सकती है, फिर कंडीशन। बट ठीक है, वो क्लियर हो गया, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ, ये कोई एक नई चीज आ रही है मुझे लगता है। मिस्टर असद इज ए डायरेक्टर बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? 4 केसेस थे। हो सकता है मिस्टर असद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो के नॉन एग्जीक्यूटिव और फुल टाइम एम्प्लॉय और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है? ये क्रेडिटर का रिप्रेजेंटेटिव होने और बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने में एक फर्क है।
जब कोई गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट ने शेयर होल्डिंग, शेयर्स बाय किए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई क्रेडिटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो क्रेडिटर ने शेयर्स बाय नहीं किए होते, बल्कि कंपनी को लोन दिया होता है, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से उन्हें पावर मिलती है कि वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए दोनों लेवल, वरना आप कह सकते हैं सर एक ही लाइन में तो निपटाया जा सकता था, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, जैसे गवर्नमेंट का और बॉडी कॉर्पोरेट का हमने एक ही लाइन में कर दिया, उसके साथ ही क्रेडिटर क्यों नहीं लिख दिया आपने, तीनों एक ही लाइन में कवर हो जाते। तो क्रेडिटर्स का सेपरेट इसलिए किया है कि उसका डायरेक्टर शेयर होल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि लोन की वजह से आता है। सी क्लियर, सी क्लियर, आगे चलते हैं। 32 Ahmed is a director on the board of Nazir Industries Limited NIL and King Limited KL, which is the subsidiary of NIL, which is the कौन किसकी सब्सिडरी है, KL सब्सिडरी है NIL की। KL is in process of disposing of its land in industrial zone 1, यानी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी डिस्पोज करना चाहती है ना, हाँ KL सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी कंपनी KL डिस्पोज करना चाहती है अपनी प्रॉपर्टी को टू जोन 1 सिंस इट वांट्स टू शिफ्ट द प्रोडक्शन प्लांट टू इंडस्ट्रियल जोन 2। सब्सिडरी कंपनी ये चाह रही है कि वो इंडस्ट्रियल जोन 1 से इंडस्ट्रियल जोन 2 में जाए, इसलिए वो जोन 1 की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है और जोन 2 में प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है। Owing to the growing demand of zone 2, the management of KL has been finding it difficult to obtain the plot in desired zone. उन्हें प्लॉट नहीं मिल रहा कोई। Considering the difficulties of KL, Ahmed has offered to sell his plant in zone 2 in consideration of KL's land in zone 1. अहमद ने ऑफर दी, उसने कहा भाई मेरे पास जोन 1 में, जोन 2 में प्लॉट है, आप मेरा प्लॉट ले लें और अपना जोन 1 वाला प्लॉट मुझे दे दें। According to Ahmed, the fair value of both properties are approximately the same. कह रहा है तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज है। अहमद है कौन, ये किधर लिखा हुआ डायरेक्टर है, हाँ अहमद इज ए डायरेक्टर। अच्छा वो दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, होल्डिंग में भी सब्सिडरी में भी, दोनों में है। Under the company 2017 state the condition which must be met before such transactions executed under the arrangement proposed by Ahmed. Concept कौन सा है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बाय डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है, यस हो सकती है। कंडीशंस क्या है, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी। जरा मुझे देख के बताइए कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहा है जी, किस रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, किधर लिखा, कोई भी तो लिखा ही नहीं हुआ, कोई भी तो लिखा ही नहीं हुआ। ये कंसेप्ट है किधर भैया, कंसेप्ट किधर है, ये नॉन कैश वाला कंसेप्ट किधर भैया। रेजोल्यूशन जो पास करनी है कोई भी कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन देखें उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब है चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लें चाहे स्पेशल कर लें, हाँ जी, ऑर्डिनरी से भी काम चल जाएगा, स्पेशल से भी चल जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में ये पर्पस लिखा जाएगा और उसके साथ ही साथ इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच की जाएंगी, जिनमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या होगी, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है, लेकिन किसी वैल्यूअर से, अप्रूव्ड वैल्यूअर से भी तो वैल्यूएशन करवाई जाएगी। ये 2 पॉइंट हो गए। एक और भी कंसेप्ट आएगा। अब चूंकि ये होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी है, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के मेंबर से भी इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, होल्डिंग कंपनी का भी राजी होना जरूरी है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर। जी समझ आया ये क्वेश्चन। 33 किस्मत लिमिटेड KL हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद अहमद लाइक फॉर द परचेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मशीनरी वर्थ ₹2.5 million used in the manufacture of electric irons. Ahmed Laik is the brother of one of KL's directors and also a director in KL's holding company. KL की होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है। Ahmed Laik has agreed to take 20,000 shares in KL in consideration for the payment of machinery. अहमद लाइक कह रहा है कि जी मैं मशीनरी के बदले में 20,000 शेयर लेने के लिए तैयार हूं। एडवाइस वेदर KL कैन एक्वायर द मशीनरी फ्रॉम अहमद लाइक। क्या अहमद लाइक से मशीनरी ली जा सकती है? ठीक है। अब ये किस्मत लिमिटेड ने अहमद लाइक के साथ अरेंजमेंट की कि 2.5 मिलियन की मशीनरी वो बाय करेंगे। अहमद लाइक ब्रदर ऑफ डायरेक्टर,
क्या हमने जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाली प्रोविजन पढ़ी है वो सिर्फ डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती है कि डायरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड पर्सन पे भी अप्लाई होती है? ये कनेक्टेड पर्सन के, ये लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, डायरेक्टर्स के साथ साथ जो डायरेक्टर्स के कनेक्टेड पर्सन है यानी रिलेटिव्स, उन पे भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिमिलर रिक्वायरमेंट, चाहे डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करें या उसके किसी रिलेटिव के साथ करें, दोनों सूरतों में क्या करना पड़ेगा? कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। पिछले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ क्या है, पिछले क्वेश्चन में उसने डीलिंग करवाई थी डायरेक्टर के साथ, इस क्वेश्चन में डीलिंग करवाएंगे भाई के साथ। कनेक्टेड पर्सन है, रिक्वायरमेंट सिमिलर अप्लाई होगी। स्पाउस भी कनेक्टेड है बिल्कुल। 34 The directors of Shahzada Limited, a listed company, have offered Mr. Shams, who is presently working as general manager operations, to become the chief executive of the company. GM operations है, अभी ना डायरेक्टर है ना चीफ एग्जीक्यूटिव, उसे ऑफर दी कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाओ। लास्ट ईयर मिस्टर शम्स obtained a loan amounting to rupees 1.2 million in accordance with the company's employment rules, out of which rupees 0.8 million is still outstanding. पिछले साल उसने लोन लिया जिसमें से 0.8 मिलियन 8 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मिस्टर शम्स has agreed to take the position of chief executive but is not in the position to repay the loan immediately. वो कह रहा है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव तो बन जाता हूं लेकिन मैं इमीडिएटली लोन रीपे करने के काबिल नहीं हूं। तो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। कंडीशंस क्या है, शर्त क्या है? कंडीशन पूरी करे। कौन सी कंडीशंस? पहले बताइए, लिस्टेड कंपनी है कि नहीं? लिस्टेड कंपनी है, यहां लिखा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में मेंबर्स की भी अप्रूवल होगी और कमीशन की भी अप्रूवल होगी। यानी हालांकि लोन देना नहीं है फर्दर, लेकिन एग्जिस्टिंग लोन, क्योंकि अगर इसको प्रमोट करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो डायरेक्टर होता ही नहीं है, तो लोन टू डायरेक्टर वाली बात इस पे अप्लाई होगी कि नहीं? होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर है, इसीलिए जो रिक्वायरमेंट पूरे कंपनी लॉ में जो भी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी जरूर अप्लाई होती है। तो जिस तरह डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते अप्रूवल्स के बगैर, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव को भी लोन नहीं दे सकते अप्रूवल्स के बगैर। और अगर ऑलरेडी लोन दिया हुआ है और उस बंदे को डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है तो स्टिल आपको उससे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया? जी जी। अच्छा हाँ, ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है पुराने क्वेश्चन के मार्क्स जो है ना वो थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि वो पुराने लॉ के मुताबिक है। पुराने लॉ में कंडीशन जो थी वो कुछ ज्यादा थी, उसमें मेरे ख्याल 6 कंडीशंस थी। ठीक है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि 5-6 कंडीशंस थी। लेकिन अब अगर वो लेटेस्ट जाहिर है क्वेश्चन पूछेगा तो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूछेगा, जो कि 2 है, वो 2 या 3 नंबर के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा के साथ नहीं पूछेगा। 35 Mr. Babar is currently working as marketing manager in ST Limited. The management intends to appoint him as the chief executive of the company. He is willing to accept the offer and has requested for a loan of rupees 10 million. उसने कहा जी मुझे 10 मिलियन का लोन दो। Moreover, he had also taken a loan in 2009 of which rupees 1 million is still outstanding. पहले भी लोन लिया हुआ है जिसमें से 1 मिलियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। State the condition as specified in Companies Act 2017 which STL would need to comply with in respect of the above loans. क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करने हैं? अप्रूवल मेंबर्स की, कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़े। लिस्टेड कंपनी बताया है लिस्टेड है कि नहीं? नहीं, तो फिर हम इफ लिस्टेड करके बात करेंगे। इफ एसटीएल इज ए लिस्टेड कंपनी, कमीशन से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कुछ? अच्छा, इसमें दोनों तरह के लोन उसने बता दिए। जो अब लोन लेने जा रहा है वो तो हमें पता ही है, कंफर्म ही है कि उसके ऊपर तो कंडीशन अप्लाई होगी। जो पुराना लोन लिया हुआ है और लोन अभी पे नहीं किया लेकिन अब साथ ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर बन रहा है, तो उस लोन की भी अप्रूवल जरूरी होती है, याद रखें। हालांकि वो पहले ले लिया हुआ है अपॉइंटमेंट से, लेकिन उसकी भी अप्रूवल जरूरी है। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। लाइट ऑन कर दीजिएगा। कनेक्टेड पर्सन या रिलेटिव्स में कजन वगैरह आएंगे? नहीं, वो इससे क्वेश्चन में पूछा नहीं अभी तक। ठीक है, मेरा ख्याल है कि नहीं आएंगे। कजन से शादी हो जाए फिर स्पाउस हो है ना, फिर वो स्पाउस की वजह से आएंगे, कजन की वजह से थोड़ी आएंगे। चलिए अब अलर्ट हो जाए। अहम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं और ये कंसेप्ट मैंने एंड में किसी वजह से रखा था क्योंकि इससे पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का। अब मिलता जुलता कंसेप्ट दोबारा आ गया। दरमियान में गैप देने की रीजन यही थी कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का कंसेप्ट आपके जहन में बैठ जाए, जो कि पूरी उम्मीद है नहीं बैठा होगा। हाँ भाई बताइए, क्वालिफिकेशन क्या, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? हाँ जी,
HEC से क्या किया हो? ग्रेजुएशन। डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और अगर आर्टिकल्स में कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना जरूरी है। लॉ ने कोई पढ़ाई का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ कि बीए पास होना चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन में सिर्फ उसने नेचुरल पर्सन की बात की है और मेंबर की बात, बल्कि मेंबर की भी कुछ एक्सेप्शन दे दी है उसने। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है बताइए? काफी ज्यादा क्या है? मेंबर नहीं है, डिस्क्वालिफाइड, माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है उसका, लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर है, तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अनडिस्चार्ज है, स्पाउस भी इन्वॉल्व है किसमें? ब्रोकरेज में। लेकिन एक और को नहीं बोलेगा, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन तो हर कंपनी के लिए नहीं है। स्पाउस इज ब्रोकर, ये हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए नहीं है। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। और लिस्टेड कंपनी के लिए एक और कंडीशन भी थे, डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद है? लेकिन ये सारा क्राइटेरिया तो था नॉर्मल डायरेक्टर का। आज भी ये अब नॉर्मल है। ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, पहले तो समझ लीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। सुन ले, आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताई थी। एक होता है रेगुलर डायरेक्टर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्क तो आपको पता होगा। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है और नॉन एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉय या शेयर होल्डर नहीं है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये समझ लीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही थोड़ी सी वेरिएशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त कर दें, स्ट्रिक्ट कर दें, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी से, उसकी मैनेजमेंट से, उसकी एसोसिएटेड कंपनी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी तकरीबन यही चीज होती है, लेकिन उसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स है। उसमें उसने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था कि कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं है और बेनिफिशियल ओनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे फर्दर मैनेजमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन क्या मैनेजमेंट का रिश्तेदार हो सकता है? इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वो साइलेंट था। इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजमेंट का रिश्तेदार, रिलेटिव हो सकता है। यानी डायरेक्टली तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, इनडायरेक्टली है। और अगर कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसका डायरेक्टली भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनडायरेक्टली भी नहीं है, वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी 2 हाथ आगे है, ठीक है। क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या फर्क है? एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय या शेयर होल्डर। अब्दुल्ला कहां से आ गया? कंसेप्ट मिक्स कर दिया आपने। रेगुलर डायरेक्टर कौन है? शेयर होल्डर है। एग्जीक्यूटिव कौन? एम्प्लॉय। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन? ना शेयर होल्डर ना एम्प्लॉय, डायरेक्ट कोई, इनडायरेक्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन? ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ना शेयर होल्डर ना एम्प्लॉय और ना ही कोई और रिलेशनशिप, ना ही कोई और। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा पर्सन है, ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये कंडीशन क्राइटेरिया पूरा कर ले, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये क्राइटेरिया पूरा कर ले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये क्राइटेरिया पूरा कर ले, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी किस्म के कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका किसी भी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। आप नहीं, मैं आपको बताया, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी 2 हाथ आगे है इंडिपेंडेंस के वाले से। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी थी, बेनिफिशियल ओनरशिप और दूसरी चीज क्या थी? एम्प्लॉयमेंट वाली। जबकि इसमें क्राइटेरिया उसने मजीद बढ़ा दिया। कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी के साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं, ना कंपनी के साथ, ना कंपनी की मैनेजमेंट के साथ
और ना ही उनकी रिलेटेड पार्टी के साथ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हमने सिर्फ यह पढ़ा था कि कंपनी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी के आगे मैनेजमेंट या उसकी रिलेटेड पार्टी के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। याद है आपको भाई? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में याद है क्या कि हमने पढ़ा था उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, एम्प्लॉयमेंट का या बेनिफिशियल ओनरशिप का, लेकिन उस कंपनी की रिलेटेड पार्टीज, उस कंपनी की मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, इसके बारे में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट साइलेंट था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसका मतलब हो सकता है साइलेंट है तो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जिसका कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं, कंपनी की रिलेटेड पार्टी के साथ भी कोई लेना देना नहीं, मैनेजमेंट के साथ भी कोई लेना देना, कोई भी। ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट। इसकी जरूरत किस लिए पड़ती है भला? ताकि ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में एक टोटली 100% इंडिपेंडेंस, प्योर डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बायस ना हो डिसीजन मेकिंग में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या फर्क है, आपने सिर्फ एक बात करनी है। सॉरी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या फर्क है? अगर मैं पूछूं, आपने सिर्फ एक बात करनी है, क्या? कि ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब लीगली बात करना है, वो तो कॉन्सेप्चुअली बताया ना कि कोई रिलेशन, लीगली ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये क्राइटेरिया पूरा कर ले, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये क्राइटेरिया, हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो आउटसाइड व्यू देता है, लेकिन ये तो 100% आउटसाइड व्यू दिया करेगा, इंडिपेंडेंट व्यू दिया करेगा, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बायसनेस नहीं कोई किसी किस्म की। तो क्राइटेरिया पढ़े और ये जहन में रखिएगा, हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा डायरेक्टर्स का, ये क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। स्टाइल वही है जैसे डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया पढ़ा एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी, उसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी। आपने मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करने से क्या मुराद है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को रेगुलर डायरेक्टर के क्राइटेरिया के साथ मिक्स नहीं करना। इस चैप्टर में आप दो जगह पे पढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक रेगुलर डायरेक्टर का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, दोनों का आंखें खोल के देख लेना। ये ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूछे और आप रेगुलर डायरेक्टर्स का लिखते हैं। स्टार्ट करें आप, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी, दोनों में क्या फर्क है? एलिजिबिलिटी का मतलब जो चीजें होना जरूरी है, इनएलिजिबिलिटी का मतलब जो चीजें ना होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या? ग्रेजुएट हो या प्रोफेशनल हो। ग्रेजुएट किसे कहते हैं? बीए पास, एचईसी से रिकॉग्नाइज डिग्री हो। प्रोफेशनल से यहाँ क्या मुराद है? कि आई कैप का मेंबर हो, आईसीएमए का मेंबर हो वगैरह, प्रोफेशनल बॉडीज का मेंबर हो। किताब में कंप्लीट लिखा हुआ है, बोर्ड पे आपको पता है, सिर्फ की पॉइंट्स हम लिखते हैं। मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एजुकेशन की शर्त है, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ 5 साल का तजर्बा भी हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में, है नहीं? 5 साल। अगर आपने साथ में क्वालिफिकेशन भी रखी हुई है ना, तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है फिर 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए? लॉ में, काउंटिंग में, फाइनेंस में, रेलिवेंट, यानी उसको डायरेक्टर बना के जो वो फील्ड का काम संभालेगा उसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। जो कंपनी से रिलेटेड कोई काम है, ऑब्जेक्टिव, जो जिन जिन कामों में कंपनी इन्वॉल्व है उन कामों में उसे एक्सपर्ट होना चाहिए। भाई ये समझ आ गए? तो क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है? डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? ग्रेजुएट हो एचईसी का या मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर नहीं तो 15 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन दोनों में से जो भी हो, चाहे ग्रेजुएट हो या चाहे 15 साल के एक्सपीरियंस से आया हो, दोनों में से जो भी हो, शर्त यह है कि वो कमिटमेंट करेगा, ये इंश्योर करेगा कि उसके पास रीजनेबल टाइम हो। ये ना जब भी बोर्ड मीटिंग हो कि मैं मसरूफ हूं, मैं तो आ ही नहीं सकता। वो अपना रीजनेबल टाइम कंपनी को डिवोट करेगा और अपॉइंटमेंट के बाद 1 साल के अंदर अंदर डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेगा। डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि उसे पता चलता है डायरेक्टर किस तरीके से काम करते हैं। अगर ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ फिर जरूरी नहीं है। डायरेक्टर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, आपको पता है, जिसमें सिखाया जाता है किसी भी बंदे को कि डायरेक्टर बनकर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, आपने क्या क्या काम करना है।
ये तो होगी वो चीजें जो होना जरूरी है। अब कौन सी चीजें, ये जरा गौर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। केस स्टडी में ये टेस्ट कर सकता है, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन वाले नॉर्मल क्वेश्चन भी है। पहला, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी आर इट्स एसोसिएटेड कंपनी लास्ट 3 इयर्स। क्या मतलब, जो कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव है या इसकी किसी भी एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव है या पिछले 3 सालों में रहा है, वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट, डायरेक्टर तो अपॉइंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, जो चीफ एग्जेक्टिव हो उस कंपनी का या उसकी। अच्छा फर्ज कीजिए एक कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव 2 साल पहले छोड़ गया, अब वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, हो सकता है? नहीं हो सकता, 3 साल का। और अगर वो उसकी एसोसिएटेड कंपनी का डायरेक्टर था फिर भी 3 साल। क्लियर होती है बात? 3 साल याद रखेंगे। अच्छा इसमें ना अहम चीज जो आपने याद रखनी है कि एसोसिएटेड कंपनी भी इसने कवर किया है, और दूसरा 3 साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर इट्स सब्सिडरी लास्ट 3 इयर्स। ऐसा बंदा जो पिछले 3 साल में कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का एम्प्लॉय रहा, कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का एम्प्लॉय रहा है। होल्डिंग, हाँ यही बात बताने लगा था। 3 साल नोट किया आपने पिछले 3 साल में, इसके साथ ये भी नोट करें, ऊपर एसोसिएटेड का वर्ड है, नीचे सब्सिडरी का वर्ड है। समझ आ रहा है? सॉरी ये एसोसिएटेड का है, नीचे सब्सिडरी का। एसोसिएटेड में होल्डिंग भी शामिल हो जाती है, सब्सिडरी में होल्डिंग शामिल नहीं होती। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये शुरू में याद करने में प्रॉब्लम होगा, किसके साथ 3 साल है, किसके साथ 5 साल थे, किसके साथ सिर्फ सब्सिडरी है, किसके साथ एसोसिएटेड है। थोड़ी प्रॉब्लम करेगा शुरू में, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ याद करने की बात। तो अभी तक हमने इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीजें पढ़ ली। 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। चीफ एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। चीफ एग्जेक्टिव कितने साल के लिए नहीं हो सकता? 3 साल। किसका चीफ एग्जेक्टिव नहीं हो सकता? उस कंपनी का, उसे किसी भी एसोसिएटेड कंपनी का। और एम्प्लॉय भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। किस कंपनी का? उस कंपनी का और उसकी सब्सिडरी का। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, सब्सिडरी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक फैसला करें। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी का चीफ एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। कहां पे लिखा है? नहीं, साबित कर। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। नहीं, ये 6 महीने पहले डायरेक्टर है, 3 साल नहीं गुजरे। हो सकता है नहीं है। सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, चीफ एग्जेक्टिव है और एम्प्लॉय है, ठीक है। चीफ एग्जेक्टिव है, ये डीम्ड डायरेक्टर होता है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल कौन सी दी है? डायरेक्टर वाले। ये तो नहीं बताया कि चीफ एग्जेक्टिव है, तो इसके ऊपर डायरेक्टर वाली बात ही लगेगी ना। देखे, अब समझने की कोशिश करें। चीफ एग्जेक्टिव डीम्ड डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर है वो डीम्ड चीफ एग्जेक्टिव नहीं होता। ये बात समझ आई आपको? तो इसके ऊपर चीफ एग्जेक्टिव वाला रूल नहीं लगेगा। समझ नहीं आई आपको? मेरा क्वेश्चन समझ आया? मैंने पूछा क्या है? क्या पूछा है? मेरे सवाल में चीफ एग्जेक्टिव है ही नहीं, और मेरे सवाल में चीफ एग्जेक्टिव है ही नहीं। मैंने तो कहा है होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं, मैंने तो ये पूछा। क्या है चीफ एग्जेक्टिव? क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसकी बेस पर सॉल्यूशन दे रहा है, वो नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट तो अप्लाई नहीं होगा ना, चीफ एग्जेक्टिव वाला। एग्री करते हैं इसे? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर एट सब्सिडी, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। अच्छा, डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसने बताया नहीं हुआ ना, बताया नहीं हुआ तो आप उसे एम्प्लॉय ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो इफ करके कर लें, इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉय, तो अपॉइंटमेंट हो सकती है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय है तो सही, सब्सिडरी का नहीं, होल्डिंग का, होल्डिंग का अपॉइंटमेंट। और अगर एम्प्लॉय नहीं है फिर तो बेधड़क अपॉइंटमेंट हो सकती है।
फिर तो एम्प्लॉय वाली बात भी नहीं लगेगी। बात समझ आ रही? तो क्या सीखा अभी तक हमने? क्या एक कौन पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते? चीफ एग्जेक्टिव भी नहीं हो सकते, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते। लेकिन चीफ एग्जेक्टिव की कहानी आगे बतानी है आपने, जो पिछले 3 साल में कंपनी या उसकी एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव रहा हो। और एम्प्लॉय के केस में क्या है? जो पिछले 3 साल में कंपनी सब्सिडियरी का एम्प्लॉय, होल्डिंग का हो तो चलेगा, अभी तक चलेगा, आगे चले। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैड मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी इन लास्ट 3 years। ऐसा बंदा जिसका कंपनी के साथ मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप था। अब इसमें सारी लाइन में एक ही बात काम किया है, क्या? ये बिजनेस रिलेशनशिप से क्या मुराद होती है? कोई डीलिंग करता, किस किस्म की डीलिंग? सेल परचेज वगैरह, ठीक है। कोई आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, आईटी सर्विसेज, कोई भी। अच्छा, यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ग्रुप के अंदर के बंदे हैं, ये बाहर का बंदा है, लेकिन इसकी सेल परचेज या सर्विस प्रोवाइड करने की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। मटेरियल का मतलब होता है मेजर। देखा, इससे आपको समझ आ रही होगी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया कितना सख्त रखा हुआ उन्होंने। सख्त रखा है कि नरम रखा है? सख्त रखा है, ठीक है। यानी जो मेजर सप्लायर वगैरह हैं उनको भी कवर कर दिया उसने, क्योंकि उनका भी तो इंटरेस्ट होगा ना। सप्लायर बन के ये नहीं कह सकता हाँ भाई ये रेट बढ़ा दो, इस कॉन्ट्रैक्ट का रेट बढ़ा दो, कर सकता है कि नहीं? उनका वो भी बना। जिसका मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ पिछले 3 सालों में, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये सारी बिजनेस को कवर करते हैं, जो भी नॉर्मल डीलिंग भी है या फिर फेस्टिवल आएगा नहीं, ये कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप हो, ये सारे को कवर करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी करती है। लेकिन ये मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल का मतलब मेजर, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में वो क्लियरली बताएगा मटेरियल है कि नॉट मटेरियल है। फिर डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट, यानी नॉमिनेटेड डायरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर डिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्यों भला? वो तो एक तरह से शेयर होल्डर होंगे, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वो इंडिपेंडेंट थोड़ी है। तो रुक के मुझे बताए, अभी तक 4 तरह के लोगों को हमने पढ़ लिया, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। चीफ एग्जेक्टिव, एम्प्लॉय, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप वाला और नॉमिनी डायरेक्टर वाला, ठीक है। इन 4 में से एक बाकी 3 से डिफरेंट है। नॉमिनी डायरेक्टर कैसे डिफरेंट है? नॉमिनी डायरेक्टर में 3 साल वाली बात नहीं है, बाकी 3 साल वाली बात चीफ एग्जेक्टिव के केस में भी है, एम्प्लॉय के केस में भी है, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप के केस में भी है। एम्प्लॉय के केस में भी है, चीफ एग्जेक्टिव के केस में भी है, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप के केस में भी है। लेकिन किस केस में 3 साल वाली बात नहीं है? नॉमिनी डायरेक्टर के केस में, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। आगे चलें, 5वां पॉइंट, पर्सन होल्ड क्रॉस डायरेक्टरशिप आर सिग्निफिकेंट लिंक विद डायरेक्टर। एक ऐसा बंदा जिसके क्रॉस डायरेक्टरशिप हो, क्रॉस डायरेक्टरशिप हो, नहीं 2 जगह पे हो तो वो तो वैसे ही डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, ठीक है। इसमें नहीं, इसको क्या, कंपनी को क्या नाम दे? हम इसको नाम दे लेते हैं कोई एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। इसमें एक पर्सन है मिस्टर आई, ठीक है। वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, मिस्टर आई। ये दोनों कंपनीज आपस में क्या होगी भला, बता सकते हैं? एसोसिएटेड। ये कहीं पढ़ा है आपने? अगर एक डायरेक्टर कॉमन होना, कॉमन, तो दोनों कंपनी एसोसिएटेड बन जाती हैं। टैक्स में भी पढ़ा हुआ है, शाबाश। क्या पढ़ा हुआ भला? डायरेक्टर कॉमन हो, दोनों कंपनीज एसोसिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉमन डायरेक्टर है, हम क्रॉस डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं, कॉमन डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, ठीक। एसोसिएटेड कंपनीज है दोनों। अच्छा बताइए, इस कंपनी में मिस्टर जे कोई डायरेक्टर होगा?
मिस्टर जे डायरेक्टर हो सकता है। मिस्टर जे एबीएल में, ये एबीसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ये है क्रॉस डायरेक्टरशिप। क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आई नहीं, अगर इस कंपनी में आई, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, मिस्टर जे इस कंपनी का में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है। मिस्टर जे की अगर बात, अब आपने इस कहानी को मिस्टर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। मिस्टर जे XYZ में डायरेक्टर है, क्या मिस्टर जे और मिस्टर आई की हेलो हाय होगी? ये क्रॉस डायरेक्टरशिप, यानी मिस्टर जे क्रॉस डायरेक्टरशिप की वजह से एबीसी में भी समझा जाएगा उसका इंफ्लुएंस है। ये क्रॉस डायरेक्टरशिप, ठीक, समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया नो प्रॉब्लम, इसको रट्टा लगा लें। ये केस स्टडी में उसने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, उम्मीद है टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बहरहाल क्रॉस डायरेक्टरशिप आपके जहन में रहे। असल में बताना ये चाह रहा है कि डायरेक्टर के जो मिलने जुलने वाले हैं ना, वो भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर के जो मिलने जुलने वाले हैं वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। इसमें दूसरी कंपनीज भी आ जाएगी, यानी एक डायरेक्टर वो अगर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है तो इस दूसरी कंपनी के सारे डायरेक्टर ना इस डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड समझे जाएंगे, तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स हु सर्व्ड बोर्ड फॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ऐसा पर्सन जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए डायरेक्टर रहा हो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए, डायरेक्टर की टर्म क्या होती है? 3 साल। 3 साल होती है ना? टेन्योर पढ़ा हुआ ना? जो डायरेक्टर मुसलसल 3 साल तक अपॉइंट होता रहा हो, क्या उसको अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। 9 साल 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कह रहा है, 3 साल बाद नहीं कह रहा, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद कह रहा है। 3 साल का, चले मेरे मुंह से निकल गया होगा, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा हुआ उधर। ठीक है, जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक डायरेक्टर रहा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो। उसे अब कंसेक्यूटिव को ब्रेक करने के लिए ब्रेक देनी पड़ेगी साल की। ठीक, हाँ, दरमियान में अगर एक टर्म ना की हो तो फिर चलेगा। ये वही कंसेप्ट बन गया हमारा जो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग वाला था। 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता विदाउट लीव तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन अगर 2 में एब्सेंट रहा, तीसरे में प्रेजेंट हो गया, फिर अगली 2 में एब्सेंट हो गया तो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। उसी तरह एक डायरेक्टर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर सर्व करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट दो, लेकिन 2 टर्म्स को सर्व किया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर दोबारा आ गया, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है। और लास्ट, क्लोज रिलेटिव ऑफ कंपनीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स आर मेजर शेयर होल्डर्स, वो भी नहीं हो सकते। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसने यहाँ पे क्लोज रिलेटिव कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर मेजर कवर कर दिया तो फिर उसे क्रॉस डायरेक्टरशिप की बात करने की क्या जरूरत थी? किधर क्रॉस? ये हाँ, शाबाश। क्रॉस डायरेक्टरशिप में जरूरी तो नहीं कि कोई रिलेशनशिप हो, रिलेटिव्स को उसने नीचे कवर किया और जो उसके दोस्त थे उसको ऊपर डायरेक्टरशिप में कवर, क्रॉस डायरेक्टरशिप में कवर कर दिया। लेकिन दोस्त कौन से वाले? सारे दोस्त नहीं, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाले जो किसी दूसरी कंपनी के थ्रू। क्लियर हुआ है वह? तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, कौन कौन नहीं हो सकते फिर से बताइए। आप उधर बोर्ड की तरफ नहीं देखना। एक मिनट है, सबसे तरतीब से। चीफ एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय, पहले सिर्फ कीवर्ड्स देख लेते हैं ताकि याद रह जाए, फिर उसके बाद अगली कहानी बाद में देख लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, क्रॉस नॉमिनी डायरेक्टर, क्रॉस डायरेक्टरशिप, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स और रिलेटिव्स। ठीक है, अच्छा अब जरा एक सामने एक ब्लैंक पेज लेके आए, बुक बंद करें, ब्लैंक पेज के ऊपर ये सारी कंडीशंस लिखें एक दफा जबान में। आपने कीवर्ड और कीवर्ड के साथ कोशिश करनी है कि कंप्लीट प्रोविजन लिख दे। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है तो हमें यह भी पता है चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंपनी का और एसोसिएटेड कंपनी का भी नहीं होना चाहिए फॉर लास्ट 3 इयर्स। आप सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव लिख लें, उसके आगे 3 इयर्स लिख लें, उसके आगे एसोसिएटेड कंपनी लिख लें, पूरी लाइन ना भी लिखें, यह भी कंप्लीट प्रोविजन में समझूंगा आज। ठीक है, जरा लिखें, मुझे पता चले आपको याद हुआ कि नहीं।
क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा रिस्क है ना इस कंसेप्ट में वो ये है कि आप नॉर्मल डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन इसको मिक्स ना कर दें। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ये भी ये काम करें, पॉज करें लेक्चर को, ब्लैंक पेज निकाले कोई, उसके ऊपर लिखे ये कंडीशन लिखे, शाबाश, अभी लिखे चल, देखने नहीं है, देखने हैं कितने लिखे कोई बात नहीं, 4-5 भी लिख पाए तो चलेगा। जी पॉज नहीं किए, वीडियो चलने देखा यार कोई नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव कितने अरसे के लिए लिखना, किस कंपनी में, उसी कंपनी में, उसकी एसोसिएटेड कंपनी में भी, वो भी लिखा, शाबाश। क्रॉस डायरेक्टरशिप लिखा है, रिलेटिव्स लिखा है, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप लिखा है। इनमें से किसके साथ 3 साल आते हैं? क्रॉस डायरेक्टरशिप के साथ 3 साल आते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप के साथ 3 साल आते हैं, रिलेटिव्स के बिजनेस रिलेशनशिप के साथ 3 साल आते हैं, रिलेटिव्स के साथ आते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप के साथ 3 साल आते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप के साथ 3, नॉमिनी डायरेक्टर के साथ नहीं आते। ठीक है, देखिए ये इन्हीं चीजों के ऊपर आईक्यू घुमाता है। उसे पता है कि कुछ के साथ 3 साल है, कुछ के साथ 3 साल नहीं है, तो वो आपको कोई ऐसी कंडीशन एग्जाम में दे देगा जिसमें 3 साल नहीं होंगे और टाइम पीरियड देके आपसे गलत डिसीजन करवाने की कोशिश करेगा। लिस्ट आप याद कर लेंगे, आईक्यू को भी पता है लिस्ट याद करें, वो लिस्ट पूछेगा ही नहीं। आईक्यू को ये पता है कि आप इसमें टाइम पीरियड या टाइप ऑफ कंपनी मिक्स करेंगे। आपको ये नहीं पता होगा किसके साथ कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, आपको ये नहीं पता होगा किस प्रोविजन के साथ कौन सा, ये अभी याद कर लेंगे, महीने बाद भूल जाएंगे। एग्जाम के वक्त रिवीजन करते हुए आप सिर्फ लिस्ट याद कर लेंगे, टाइम पीरियड थोड़ा मुश्किल होता है ना, नेचुरल है। तो इसीलिए आपने इस कंसेप्ट को याद करते खास तौर पे ये ध्यान में रखना है किस प्रोविजन के साथ टाइम पीरियड है, किसके साथ नहीं है, और इस तरह किसमें कौन सी टाइप ऑफ एसोसिएटेड कंपनी किसके साथ है, होल्डिंग किसके साथ है। डायरेक्टर्स के क्राइटेरिया में बता सकते हैं कि किसी प्रोविजन में टाइम पीरियड था, डायरेक्टर्स में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पिछले 5 सालों में, ठीक है, वो भी उसमें था, और उसमें कोई टाइप ऑफ कंपनी थी, हाँ लिस्टेड कंपनी के तो ये चीज इनके ऊपर आपने फोकस करना है, मेन लिस्ट के ऊपर नहीं। मेन लिस्ट हमारा लेवल 1 है, आईकैप उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेन लिस्ट के आगे जो एडिशनल उसने चीजें ऐड की होती है ना, आईकैप वहां से क्वेश्चन बनाएगा। समझ आ रही है क्या समझाना चाह रहा हूं? चलिए, ये मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, लेक्चर ज्यादा हो गया, तो बाकी हम ये इसका मैनर ऑफ सिलेक्शन और एमसीक्यूज फिर कल पे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।